सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 जो एक बलात्कार को परिभाषित करती है। तो बलात्कार या बलात्संग या रेप पर हम चर्चा करेंगे, जो हमारे समाज में एक बहुत ही गंभीर बीमारी मान सकते हैं। इसको एक गंभीर अपराध है। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं कि बलात्कार क्या है, किस श्रेणी का बलात्कार होता है और कौन कौन सी शर्तें पूरी होने पर वो बलात्कार माना जाता है। तो आइए सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं। आइए, बलात्संग और कानूनी नियंत्रण, यानी कि रेप और कानून का नियंत्रण क्या है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं हम मैथुन या संभोग। मैथुन या संभोग एक सामाजिक मर्यादा है, मतलब प्राकृतिक आवश्यकता है। किसकी? मैथुन या संभोग की। ठीक है, मैथुन एक प्राकृतिक क्रिया है जो जीवन और सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि मैथुन जो है वो एक प्राकृतिक आवश्यकता है मानव की, और मानव की प्राकृतिक आवश्यकता है। तो मैथुन या संभोग एक प्राकृतिक क्रिया है जो जीवन और सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है, जो जीवन को चलाने के लिए और सृष्टि को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आगे चर्चा करते हैं भैया। आगे बात है इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, किसकी? मैथुन या संभोग की सीमाएं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र या स्वच्छंद हो जाए और किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सके। ठीक है, तो संबंध बनाने की क्या है? सीमाएं हैं। संभोग करने की सीमा है कि यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति क्या स्वतंत्र हो जाएगी किसी भी महिला के साथ वो संबंध बना सके भाई। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए और सृष्टि चलाने के लिए मैथुन जरूरी है। यह एक प्राकृतिक क्या क्रिया है। ठीक है, तो संभोग जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि संभोग जरूरी है तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगी किसी भी महिला के साथ संबंध बना सके। ठीक है, यह मतलब नहीं है इसका। तो अगर मानव और पशु में अंतर, अगर समाज में कोई नियम या रोक टोक न हो, किसके बारे में? संभोग के बारे में। ठीक है, कोई भी नियम नहीं हो, कोई भी रोक टोक नहीं हो, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे जानवर जो हैं वो किसी के साथ भी, यानी कि अपने पार्टनर को छोड़ के भी किसी दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं, तो वैसे ये बताया गया है अगर समाज में नियम और रोक टोक नहीं होगी तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए समाज और कानून ने मैथुन की मर्यादा को केवल पति और पत्नी के बीच ही सीमित किया है। ठीक है, तो मैथुन और सामाजिक मर्यादा है। ठीक है, बात नंबर 2 करते हैं। अब बात करते हैं भाई, ये हमने प्राकृतिक बात की, सामाजिक बात पर की, इसकी सीमाएं देखी। अब बात करते हैं बलात्संग, रेप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये क्या है भाई। भारतीय न्याय संहिता BNS में उल्लेख है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बलात्संग क्या है भाई, रेप क्या है? यदि कोई पुरुष अपनी कानूनी पत्नी के अलावा, बात को ध्यान रखना भाई, अब रेप की परिभाषा आ रही है आपके सामने। ठीक है, यदि कोई पुरुष अपनी कानूनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ
उसकी सहमति के बिना या जबरन मैथुन या संभोग करता है तो कानून की भाषा में इसे क्या कहते हैं भाई, बलात्संग, रेप का गंभीर अपराध माना जाता है। ठीक है, तो ये है रेप की परिभाषा। कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी पत्नी, यानी कि जो उसकी पत्नी है, कानूनी पत्नी है, उसके अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना या जबरन उससे मैथुन करता है तो कानून की परिभाषा में इसे क्या कहते हैं भाई, बलात्संग कहते हैं, रेप कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर के खिलाफ किया जाने वाले अपराधों में इसे सबसे घृणित और गंभीर अपराध माना गया है। तो ये कौन सा अपराध है, ये मानव शरीर के खिलाफ है। मानव शरीर के खिलाफ जो अपराध जो होते हैं उनमें सबसे घृणित और गंभीर अपराध ये माना गया है क्या, बलात्कार या बलात्संग या रेप। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी क्या है भाई, एक केस के बारे में देखते हैं। मामला क्या था, मामला था इन री इंडिया विमेन सेज गैंग रेप्ड। क्या मामला था, इन री इंडिया सेज गैंग, इन री इंडिया विमेन सेज गैंग रेप्ड। इस मामले में न्यायालय ने क्या कहा था, यानी कि ये क्या था, महिलाओं से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी, मुख्य बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि देश में बलात्संग की बढ़ती घटनाओं के पीछे मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारें नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम साबित हो रही हैं, असमर्थ हो रही हैं, समर्थ नहीं है राज्य सरकारों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है राज्य सरकारें जो हैं वो क्या हैं, नागरिकों की, ताकि ये न्यायालय ने कहा था कि जैसे ये बलात्संग के जो अपराध बढ़ रहे हैं इसके पीछे एक मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है, कि राज्य सरकारें जो हैं वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है भाई, नाकाम हो रही है भाई राज्य सरकारें, इसलिए क्या है रेप की संख्याएं बढ़ रही हैं। सुझाव दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सुझाव दिया, राज्य सरकार क्या सुझाव दिया, इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ सतही कदम नहीं बल्कि दूरगामी और बड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था सरकार। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। बलात्संग और उच्चतम न्यायालय के कड़े फैसले, आइए देखते हैं, मामले देखते हैं और उच्चतम न्यायालय ने इन पर क्या क्या फैसले दिए थे, आइए देखते हैं। बलात्कार मानव अधिकारों, बलात्संग मानव अधिकारों और जीने के अधिकार का क्या करता है भाई, हनन करता है। ठीक है, बात नंबर 1, तो न्यायालय ने क्या कहा था कि जो बलात्संग अगर किसी के साथ हो जाता है तो उसके जीने के अधिकार का हनन और मानव अधिकारों का क्या हो रहा है, उसका हनन हो गया है। मानव अधिकार और गरिमा, उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि बलात्कार सिर्फ एक शारीरिक अपराध नहीं है बल्कि ये सीधे तौर पर मानव अधिकारों और महिला के जीने के अधिकार का क्या हो गया भाई, हनन हो गया। हर महिला को सम्मान के साथ जीने का मूल अधिकार है, ये बात न्यायालय ने कही थी। मानवता के विरुद्ध अपराध है भाई, केस का नाम देखते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश के मामले में कोर्ट ने कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। कौन सा अपराध, बलात्संग का। इसलिए अदालतों को ऐसे मामले में आरोपियों के प्रति कोई नरमी या उदारता नहीं बरतनी चाहिए। केस का नाम ध्यान रखना, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश। दलील आप इसकी दे सकते हैं कि राज्य सरकारों को ऐसे अपराध के मामले में जो मानवता के खिलाफ अपराध है, कौन सा, बलात्संग के मामले में राज्य सरकारों को कोई भी नरमाई या उदारता नहीं बरतनी चाहिए आरोपी के प्रति। और अदालतों को भी, अदालतों को कहा था किसने, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
अदालतों को ऐसे किसी भी आरोपी के प्रति कोई नरमाई या उदारता नहीं बरतनी चाहिए, जो सजा है वो निश्चित करो। ठीक है, तो रेप जैसे मामलों में अदालतों को आरोपी के प्रति कोई नरमाई या उदारता नहीं बरतनी चाहिए। ये बात स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश के मामले में न्यायालय द्वारा कही गई थी। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगर कोई केस शिक्षक और शिष्या का मामला है, यानी कि शिक्षक घर वालों ने बच्ची को किसके पास भेजा? शिक्षक के पास। क्यों भेजा? पढ़ाई के लिए, क्योंकि शिक्षक पर उनका विश्वास है, और शिक्षक ने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। तो ये क्या है? ग्रहणी करते हैं। ठीक, तो मामला क्या था? यदि कोई गुरु या अध्यापक अपनी ही शिष्या को धोखे में रखकर, जैसे मंदिर में विवाह का नाटक कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका गर्भपात करवाता है और बाद में उसे पत्नी मानने से इनकार कर देता है, तो यह विश्वास का घोर उल्लंघन और एक घृणित कार्य है। न्यायालय का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि विचारण यानी कि ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक वह शिक्षक अपनी शिष्या को हर महीने क्या देगा भाई? 1000 रुपये प्रतिकर के रूप में देगा। ठीक है, तो आपने मंदिर में शादी की थी, ये नाटक नहीं कर सकते भैया। ठीक है, ये गंभीर अपराध है। सजा में नरमी न बरतने का निर्देश दिया। किसमें? न्यायालय ने ये इस केस में भी कहा था। किस केस में? स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश के केस में, कि सजा में कोई नरमी नहीं हो। आइए देखते हैं स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह का केस। क्या केस था? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने दोहराया कि बलात्संग महिला के जीने के अधिकार को तोड़ता है। ठीक है भाई, जीने के अधिकार को तो तोड़ता ही है, इसलिए ऐसे मामलों में अदालत को सख्त रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, नरमी नहीं बरतनी चाहिए भाई रेप जैसे मामले में। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राकेश कुमार का मामला, बलात्कार एक। तो स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राकेश कुमार के मामले में न्यायालय द्वारा क्या कहा गया था? कि बलात्कार एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दोषियों को उदाहरणात्मक दंड यानी कि कड़ी सजा जो समाज के प्रति मिसाल बने, ऐसी सजा देनी चाहिए भाई। कानून में तय की गई न्यूनतम सजा से कम सजा देने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जो कानून में न्यूनतम सजा लिखी हुई है उससे कम सजा देने का कोई औचित्य नहीं है। सजा दो ठोक की। ठीक है, नरमाई नहीं। यदि किसी वजह से न्यूनतम सजा से भी कम सजा दी जाती है, अब मान लो किसी न्यायाधीश ने, जज साहब ने न्यूनतम सजा से भी कम सजा दे दी, तो क्या करना पड़ेगा? पर्याप्त और ठोस कारण लिखने होंगे कि मैंने इस कारण पर इसको इतनी सजा दी है। बलात्कार के मामले में न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट है। पीड़िता की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। ठीक है, नरमाई नहीं बरती जाएगी। कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है, रक्षा करना है। अब आइए हमने थोड़ा सा ग्राउंड सा बनाया था। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे पर। एक केस और देख लेते हैं, फिर सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। धारा 63 रेप यानी कि बलात्संग कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है? ठीक है, और राजेंद्र दत्त जरेका बनाम स्टेट ऑफ गोवा का मामला भाई, झूठे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है? आइए देखते हैं। आमतौर पर झूठा आरोप क्यों नहीं लगता? ठीक है, अब कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि बलात्कार का केस लगाया तो झूठा तो आरोप नहीं होगा। ठीक है, तो आमतौर पर झूठा आरोप क्यों नहीं लगता? न्यायालय क्यों नहीं मानता कि ये झूठा आरोप है? आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि किस मामले में? राजेंद्र दत्त जरेका बनाम स्टेट ऑफ गोवा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि किसी महिला के लिए यह मान लेना या सोचना आम बात नहीं है कि वह किसी पुरुष पर बलात्कार का
झूठा आरोप लगा सके, इसलिए मामला झूठा तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी महिला के लिए यह मान लेना या सोचना आम बात नहीं है कि वो किसी पुरुष पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा दे, क्योंकि गरिमा किसकी जाएगी? महिला की भी जाएगी। महिला पर असर पड़ता है इस बात का। इस मामले में न्यायालय ने कहा था ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के आरोप से महिला के ऊपर एक स्थायी कलंक दाग लग जाता है। ठीक है, वह मानसिक रूप से टूट जाती है और खुद को अपमानित महसूस करने लगती है भाई। इसीलिए आमतौर पर कोई महिला अपनी इज्जत दांव पर लगाकर ऐसा झूठा केस नहीं करती। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, झूठा आरोप लगाना आसान नहीं है। यह महिला की इज्जत, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक पहचान पर गहरा आघात करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, केस का नाम याद रखना, राजेंद्र दत्त जरेका बनाम स्टेट ऑफ गोवा। आपको ये दलील में काम आएगा कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं मुद्दे की। अब यहां से हमारी धारा शुरू होती है, धारा 63, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63। कानून की नजर में बलात्संग क्या क्या है? अब कानून किन किन हरकतों को बलात्संग मानता है, रेप मानता है? आइए देखते हैं। कानून के अनुसार बलात्संग सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है। तो कानून कहता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, ठीक है, जबरदस्ती बना लिया है, धोखे से बना लिया है, कैसे भी बना लिया, उसकी सहमति के बिना बनाया है, लेकिन ठीक है, और सहमति ली है तो भी डरा धमका के लिए। ठीक है, तो अगर किसी के साथ कानूनी संबंध बना लिया, अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, बल्कि इसमें कई तरह की हरकतें शामिल हैं, तो कानून ये मानता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, ये यहां तक बलात्कार सीमित नहीं है, बलात्कार में कई हरकतें शामिल हैं। यदि कोई पुरुष इनमें से कोई भी कार्य बिना महिला की सहमति से करता है तो वह बलात्संग का दोषी माना जाएगा, रेप का दोषी माना जाएगा। नीचे कुछ हरकतें दी हुई हैं। अगर कोई भी पुरुष किसी महिला की सहमति के बिना ये हरकतें करता है, इनमें से कोई भी हरकत करता है, तो क्या है? वो बलात्कार का दोषी है। आइए देखते हैं। बात नंबर 1 है लिंग का प्रवेश। कहां पे? यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुद्दा में अपने लिंग को किसी भी सीमा तक, चाहे थोड़ा सा हो या ज्यादा, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या ऐसा करने के लिए महिला को मजबूर करता है, तो वो क्या है? बलात्कार का दोषी है भाई। ठीक है, बलात्संग का, रेप का दोषी है। पॉइंट नंबर 1, पहली बात है लिंग का प्रवेश। लिंग का प्रवेश योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुद्दा में, ठीक है, महिला की सहमति के बिना, चाहे थोड़ा सा प्रवेश हो या अधिक प्रवेश हो। ठीक है, महिला या ऐसा करने के लिए महिला को मजबूर किया हो। ठीक है, तो ये क्या है? बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो पहला पॉइंट है लिंग का प्रवेश। बात नंबर 2, किसी वस्तु या शरीर के अन्य अंग का प्रवेश। कहां पे? महिला की सहमति के बिना। यदि कोई पुरुष महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुद्दा में लिंग के अलावा, लिंग नहीं है यहाँ पे, लिंग के अलावा कोई अन्य वस्तु, ऑब्जेक्ट या शरीर का कोई दूसरा अंग डालता है या ऐसा करवाता है, तो क्या है? वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। वो भी क्या है? बलात्कार है। बात नंबर 3, हस्त साधन। यदि कोई पुरुष महिला के शरीर के किसी हिस्से का इस तरह इस्तेमाल या हस्तसाधन करता है जिससे उसकी योनि, मूत्रमार्ग या गुद्दा में
किसी चीज का प्रवेश हो सके भाई। ठीक है, यानी कि अगर कोई पुरुष महिला के शरीर के किसी हिस्से का इस तरह इस्तेमाल या साधन करता है जिससे उसकी योनि, मूत्रमार्ग, गुद्दा में किसी चीज का प्रवेश हो सके, तो वो भी क्या है, बलात्कार की श्रेणी में आएगा। हस्त साधन भी बलात्कार की श्रेणी, बलात्कार की माना जाएगा। बात नंबर 4, ओरल सेक्स। यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, गुद्दा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, तो भी वो क्या है, बलात्संग है, रेप है। ध्यान रखना क्या है, महिला की सहमति के बिना या महिला से जबरदस्ती सहमति ली है या उसे डरा धमकाकर सहमति ली है तो भी, और ये चारों में से कोई ना कोई करते किया है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। कानून का उद्देश्य महिलाओं की सहमति और गरिमा की रक्षा करना है। बिना सहमति का कोई भी यौन करते बलात्संग है और दंडनीय अपराध है। आइए आगे चर्चा करते हैं। किन परिस्थितियों में किया गया करते भी बलात्कार माना जाएगा। हमने 4 पॉइंट देख लिए, उन्हीं को अब आगे लेके चलते हैं। 7 परिस्थितियां बताई हैं। अगर 7 परिस्थितियों में ऊपर जो पॉइंट बताए गए थे, जो हरकतें बताई गई थी, अगर इन 7 परिस्थितियों में ये हरकतें की जाती है किसी महिला के साथ, तो वो क्या है, वो रेप है। ठीक है, यदि कोई पुरुष नीचे दी गई 7 में से किसी भी एक परिस्थिति में ऊपर बताई गई हरकतें, जो ऊपर 4 हरकतें बताई गई थी, प्रवेश नंबर 1, हस्तसाधन, ठीक है, बात नंबर हस्तसाधन 2, किसी वस्तु का इस्तेमाल करना या ओरल सेक्स। ठीक है, अगर ये 4 में से कोई भी हरकत, इन 7 हरकतों में से कोई भी एक परिस्थिति में करता है, तो वो भी क्या है भाई, बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, चाहे बाद में सहमति का दावा ही क्यों न किया जाए, तब भी वो बलात्कार माना जाएगा। आइए देखते हैं 7 स्थितियां कौन सी। महिला की इच्छा के विरुद्ध किसी महिला से ओरल सेक्स, कोई वस्तु, लिंग का प्रवेश, ठीक है, और आस्वादन किया जाता है, तो वो क्या है, बलात्कार है। महिला की इच्छा के विरुद्ध पहली। यदि कोई करते सीधे तौर पर महिला की मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती करके किया गया है, तो वो बलात्कार है। बात नंबर 2, महिला की सहमति के बिना। ऊपर 4 दी गई हरकतों में से कोई भी हरकत यदि संबंध बनाते वक्त महिला ने अपनी कोई रजामंदी सहमति नहीं दी, तो भी क्या हो, बलात्कार माना जाएगा। बात नंबर 3, अब हमारे वाला पॉइंट जो मैं बार बार बता रहा था, डरा या धमकी देकर ली गई सहमति। अगर ऊपर दी गई 4 हरकतों में, ठीक है, कोई भी हरकत करने के लिए किसी महिला को डरा या धमकी देकर उससे सहमति ले ली है, तो भी वो क्या है, बलात्कार है। वो सहमति किसी काम की नहीं है, वो सहमति सुननी है भाई। धोखा देकर या पति होने का झांसा देकर अगर किसी महिला के साथ ऊपर दी गई 4 हरकतों में से कोई भी हरकत की है, तो वो भी क्या है, बलात्कार है। मानसिक स्थिति ठीक न होने या नशा कराने पर, अगर किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे नशा करा दिया गया है, ठीक है, वो उसमें नहीं है और तब उसको ये ही नहीं पता कि वो सहमति किस बात की दे रही है, तो तब अगर सहमति लेके उन 4 चीजों में से, 4 हरकतों में से कोई हरकत किसी महिला के साथ की जाती है, तो वो भी बलात्कार है। पॉइंट नंबर 6, महिला की उम्र 18 वर्ष से कम होना। अगर किसी महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो आपने सहमति ली हो चाहे ना ली हो, और 4 हरकतों में से कोई हरकत कर दी है ऊपर वाले में से, तो सीधी बात है, क्या है, बलात्कार होगा, चाहे सहमति हो या न हो, बलात्कार माना जाएगा।
महिला का सहमति देने में असमर्थ होना। ठीक है, महिला बेहोश है, शारीरिक रूप से मानसिक लाचार है और वो सहमति दे नहीं सकती। ठीक है, अगर फिर भी वो सहमति देने के लायक ही नहीं है और फिर अगर ऊपर 4 हरकतों में से कोई हरकत कर दी तो वो क्या है, बलात्कार है। तो 7 परिस्थितियां बताई, इन परिस्थितियों में किया गया ऊपर के चारों कर्तों में से कोई भी काम बलात्कार माना जाएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 63 पुरानी धारा थी 375। ठीक है, किसकी, बलात्कार की, बलात्संग की। स्पष्टीकरण देखते हैं भाई। स्पष्टीकरण नंबर 1, योनि का दायरा कहां तक है। ठीक है, योनि का दायरा बताया कहां तक है। कानूनी भाषा धारा 63 में ही बोला हुआ है, योनि का दायरा स्पष्टीकरण है। योनि के अंतर्गत वर्द यानी कि बाहर जो है, बाहर का बगोष्ठ यानी कि बाहर का जो है, बाहर की जो खाल जो है, बाहरी जनांग का हिस्सा भी शामिल है भाई। ठीक है, योनि के अंतर्गत। ठीक है, कानून के नजरिए से यदि शरीर के इन बाहरी अंगों से भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध या प्रवेश का प्रयास किया जाता है तो उसे इस अपराध के दायरे में ही माना जाएगा। आंतरिक ही जरूरी नहीं, अगर बाहरी भी आपने कोई जो जनांग जो है वहां पे आपने कोई हरकत की है चारों में से, तो वो क्या है भाई, इसी श्रेणी में, बलात्कार की श्रेणी में आएंगे। स्पष्टीकरण नंबर 2, सहमति का मतलब क्या है। स्पष्टीकरण नंबर 2 बताता है धारा 63 की स्पष्टीकरण सहमति क्या है। सहमति से मतलब स्पष्ट है, स्वैच्छिक सहमति से है जब महिला शब्दों, इशारों या बोलकर बिना बोले अपनी मर्जी जाहिर करे तो वो क्या है, सहमति है। विरोध न करने को सहमति न समझना, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर कोई महिला शारीरिक रूप से विरोध नहीं कर पा रही, डर की वजह से, सुन्न होने की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो सिर्फ इस पर यह नहीं मान लिया जाएगा कि उसने अपनी मर्जी सहमति दे दी थी। सहमति साफ और स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, अपवाद देखते हैं भैया कि अगर ऐसे मामले हो जाते हैं तो वो बलात्कार के नहीं माने जाएंगे। आइए देखते हैं। चिकित्सीय परीक्षण, अगर चिकित्सीय परीक्षण में यदि चिकित्सीय परीक्षण या अंतर्वेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा, अगर चिकित्सीय परीक्षण चल रहा है योनि का और तब कोई बाहरी वस्तु साधन प्रवेश हो जाता है तो वो बलात्कार नहीं होगा। अगर कोई डॉक्टर इलाज, जांच या किसी मेडिकल प्रक्रिया के तहत ऐसा करता है तो वह अपराध बलात्संग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य इलाज करना होता है, गलत नीयत नहीं है भाई इसकी। ठीक है, अपवाद नंबर 2, वैवाहिक संबंध। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक करते बलात्संग नहीं है। ठीक है, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया कि पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या संभोग लैंगिक करते नहीं है, बलात्संग नहीं है। इसमें भी शर्त रख दी, पत्नी 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए भाई, ये नहीं कि 18 वर्ष से कम की है और आप क्या है ये करते, ये काम उनके साथ कर रहे हैं, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आए कि 18 वर्ष से नीचे की तो सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर पत्नी की उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो पति द्वारा उसके साथ जबरन संबंध बनाने को इस कानून के तहत बलात्संग नहीं माना जाएगा भाई। हालांकि इस पर अभी कानूनी और सामाजिक बहस जारी है भाई, लेकिन अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो यह अपवाद लागू नहीं होगा और इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। बलात्संग, रेप के अपराध को कानूनी रूप से साबित करने के लिए मुख्य बातें।
तो बलात्संग हो गया। तो बलात्संग को साबित करने के लिए कानूनी रूप से मुख्य बातें कौन सी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आवश्यक तत्व क्या है? तो रेप को साबित करने के लिए पहला पॉइंट सीधा है, पुरुष द्वारा महिला के साथ शारीरिक संबंध बना हो। अगर शारीरिक संबंध ही नहीं बना है तो रेप मुश्किल है। ठीक है, इस अपराध के होने के लिए यह जरूरी है कि कोई पुरुष किसी महिला के साथ लैंगिक मैथुन करे भाई। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो लैंगिक मैथुन होना चाहिए। बात नंबर 2, दूसरा मुख्य तत्व, ये 6 परिस्थितियां, इनमें से कोई एक भी परिस्थिति होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये 6 परिस्थितियां बताई हैं, इनमें से कोई भी एक परिस्थिति होनी चाहिए। शारीरिक संबंध तो हुआ है, लेकिन वह अपराध तब बनेगा जब वह नीचे दी गई 6 स्थितियों में से किसी एक के अंतर्गत हुआ। अब किसी के साथ शारीरिक संबंध तो बन गया, ठीक है, अब उसने सहमति से बनाया तो अपराध थोड़ी होगा। तो 6 परिस्थितियां बताई गई हैं, ये 6 परिस्थितियां हों, 6 में से कोई भी एक परिस्थिति अगर है तो वो बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, पहली बात, किसी महिला से पुरुष का शारीरिक संबंध बना हो और इन 6 परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति है तो बलात्संग माना जाएगा। आइए देखते हैं कौन सी है वो 6 परिस्थितियां, हमने ऊपर भी देखी थी। पहली परिस्थिति बताई, महिला की इच्छा के विरुद्ध संबंध बना है, यानी महिला बिल्कुल नहीं चाहती थी फिर भी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती की गई तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा, बलात्कार है। बात नंबर 2, महिला की सहमति मर्जी के बिना। ठीक है, यहाँ पे क्या, इच्छा के बिना, इच्छा ही नहीं थी फिर भी जो जबरदस्ती की गई, और यहाँ पे क्या, उसकी मर्जी ही नहीं थी। ठीक है, जहां महिला ने अपनी कोई सहमति या मंजूरी नहीं दी कि मैं आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूं, फिर भी क्या है, जबरदस्ती संबंध बनाया गया तो वो क्या है, बलात्कार है। बात नंबर 3, डरा या धमकी देकर सहमति लेना। ठीक है, अब महिला की सहमति ले ली है, वो भी डरा धमका के, और उसके साथ क्या किया है भाई, शारीरिक संबंध बना लिया है, तो वो क्या है, वो सहमति जो है वो मान्य नहीं होगी। महिला को जान से मारने का डर, मृत्यु का भय या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर जबरन उसकी सहमति हासिल की गई हो तो वो क्या है, बलात्कार है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, झूठी पहचान बताकर। पुरुष ने खुद को महिला का पति बताकर, यानी कि कई बार ऐसा केस हो जाता कि अंधेरा है और अंधेरे में कोई दूसरा पुरुष चल जाता है, ठीक है, महिला के पास। ऐसे कई बार ऐसी स्वागतों में हमने सुनने में आया, कई अखबारों में देखा, ठीक है, कि बता दिया कि मैं तुम्हारा क्या हूं, पति हूं, और उसके साथ संबंध बना लिया। तो धोखे में रखकर किया हो, सहमति तो मिल गई महिला से, लेकिन धोखे में रखकर किया हो, वो भी क्या होगा, बलात्कार माना जाएगा, बाद में अगर महिला को पता चल रहा है। पुरुष ने खुद को महिला का पति बताकर धोखा दिया हो जबकि वह असल में उसका पति नहीं था, यानी पहचान छुपाकर संबंध बनाना क्या है, बलात्कार है। उम्र 18 वर्ष से कम हो, महिला की, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो चाहे उसने सहमति दी हो या नहीं दी हो, सहमति माने नहीं है, वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा अगर आपने उसके साथ संबंध बनाया तो। बात नंबर 6, लास्ट बात है, मानसिक स्थिति ठीक न होने पर सहमति लेना। अब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आपने उससे सहमति ले ली, उसको ही नहीं पता कि क्या बोल रही है वो, ठीक है, तो ऐसी सहमति भी मान्य नहीं होगी और आपने संबंध बना दिया तो वो क्या होगा भाई, बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा भाई, वो बलात्कार ही है। ऊपर दिए गए पहले तत्व शारीरिक संबंध के साथ यदि दूसरी सूची 6 परिस्थितियों में से कोई एक भी स्थिति मौजूद है तो यह करते बलात्संग और रेप का अपराध माना जाएगा भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए, कानून के अनुसार बलात्संग रेप का दायरा केवल प्रारंभिक शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है, तो कहां तक है,
बल्कि इसमें कई अन्य प्रकार के शारीरिक कृत्य भी शामिल है, शारीरिक कार्य भी शामिल हैं, जो क्या है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो क्या बना देते हैं, शारीरिक संबंध के अलावा रेप बना देते हैं। अगर नीचे दिए गए 4 में से कोई भी कृत्य किया जाता है और साथ में वे 6 परिस्थितियां मौजूद हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। नीचे 4 क्या दिए, 4 कार्य दिए और साइड में 6 परिस्थितियां दी, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमति के विरुद्ध, डरा या धमकाकर सहमति लेना, झूठी पहचान बताकर सहमति लेना, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तब क्या है, नशा या बेहोशी की हालत में सहमति लेना। अगर इन 6 परिस्थितियों में महिला के साथ ये 4 कार्य किए जाते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। आइए देखते हैं क्या है 4 कार्य, हमने ऊपर भी देखे। लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेश कहाँ पे, योनि में, मुंह में और मूत्र मार्ग में या गुद्दे में, ठीक है। यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुद्दा में अपने लिंग का थोड़ा सा भी प्रवेश किसी भी सीमा तक कराता है तो यह इस अपराध के दायरे में आता है। किस अपराध के दायरे में, किस अपराध के दायरे में, ये आता है रेप के मामले में। अब पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे बात लिख दी, यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि में, मुंह में, मूत्र मार्ग में या गुद्दे में अपने लिंग का थोड़ा सा भी प्रवेश करवाता है तो वो क्या आता है भाई, रेप का मामला बोला जाता है। अब महिला की यहाँ पे सहमति हो तो वो रेप नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा, ये 6 परिस्थितियां यहाँ पे दी गई है। महिला की इच्छा के विरुद्ध लिंग का प्रवेश करवाया है, महिला की सहमति के बिना, मर्जी के बिना लिंग का प्रवेश करवाया है, डर या धमकाकर सहमति लेकर लिंग का प्रवेश करवाया है। कहाँ पे, चारों चीजों में जो बता दिया, ठीक है। महिला 18 वर्ष से कम की थी, ठीक है, उसकी उम्र कम की थी और सहमति से क्या किया है, लिंग प्रवेश करवाया है। झूठी पहचान बताकर ये काम किया गया। इन चारों में से कोई भी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तब सहमति लेकर लिंग का प्रवेश करवाया है तो वो क्या है, रेप का केस माना जाएगा, वो एक रेप ही है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई लिंग की बात, ठीक है। अब लिंग का प्रवेश नहीं करवाया और कोई वस्तु ले रखी है भाई व्यक्ति ने, लिंग के अलावा किसी अन्य वस्तु का प्रवेश। यदि लिंग के अलावा किसी अन्य वस्तु को किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुद्दे में जबरदस्ती या बिना सहमति के प्रवेश कराया जाता है तो वह भी बलात्कार का मामला होगा भाई। किसी भी वस्तु का प्रवेश अपराध है भाई, ठीक है। 6 परिस्थितियां ऊपर बताई गई हैं, इनमें से कोई भी एक परिस्थिति अगर फिट बैठती है तो क्या है, वो बलात्कार का मामला है। अब महिला की सहमति है तो बात अलग है, नहीं अगर 6 परिस्थितियां जो ऊपर हैं इनमें से कोई भी बात फिट बैठती है तो वो क्या है, बलात्कार है। शरीर के किसी अंग से आच्छादन या प्रवेशन की कोशिश करना, यानी कि शरीर का कोई भी अंग है जिससे हस्तक्षेप किया जाता है या शरीर का अंग जो है वो ही क्या किया जाता है, प्रवेश की कोशिश की जाती है तो वो बलात्कार माना जाएगा। लेकिन 6 परिस्थितियों को फिर से देखना पड़ेगा, महिला की इच्छा के विरुद्ध हो या महिला की सहमति के विरुद्ध हो या महिला से डरा धमका कर किया जा रहा हो या महिला को झूठी पहचान बताकर किया जा रहा हो या महिला 18 साल से कम की उम्र की लड़की हो और उसकी सहमति हो तो भी वो बलात्कार होगा, या महिला मानसिक रूप से सचेत नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो। यदि महिला के शरीर के किसी हिस्से जैसे उंगलियों या हाथ का इस्तेमाल करके इस तरह से छेड़छाड़ या आच्छादन किया जाता है कि उससे उसकी योनि, मूत्र मार्ग या गुद्दे में प्रवेश हो सके तो यह भी क्या है भाई, अपराध है। हाथ उंगली से प्रवेश की कोशिश भी क्या है भाई, अपराध है। अब बात आ जाती बात नंबर 4। इन 6 परिस्थितियों में से
शारीरिक अंगों को मौखिक रूप से छूना भाई। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की योनि, गुद्दा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है यानी ओरल संपर्क बनाता है तो यह करते भी इसी श्रेणी में आता है, यानी कि क्या है, बलात्कार है। लेकिन 6 परिस्थितियों में मामला फिट बैठना चाहिए। अब सहमति है तो बलात्कार नहीं होगा भाई, ठीक। योनि, गुद्दा या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाना अपराध है भाई, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन 6 परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति फिट बैठनी चाहिए इस मामले, ठीक है। उपरोक्त 4 में से कोई भी करते कोई भी कार्य यदि ऊपर बताई गई 6 परिस्थितियों में से किसी एक के साथ किया जाए, एक के साथ फिट बैठता है, तभी वह बलात्संग रेप का अपराध माना जाएगा, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। बलात्संग के मामले में सहमति कब वैध मानी जाती है। अब रेप के मामले में कोई सहमति कब सही मानी जाती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कानून के अनुसार सहमति बलात्संग, बलात्कार, रेप के मामले में बचाव का एक बहुत बड़ा आधार होती है, ठीक है। तो रेप के मामलों में सबसे जरूरी है सहमति। अगर सहमति से काम हुआ है तो क्या आपका बचाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी होना जरूरी है, ठीक है। तो कब ये बचाव का आधार मानी जाती है, ये देखते हैं। सहमति की 2 सबसे जरूरी शर्तें हैं, ठीक है। कैसी हो सहमति? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी महिला ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव या डर धोखे के सहमति दी हो। डर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, बिना धोखे से सहमति दी है तो वो क्या है, सही मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, समय भाई। यह सहमति कब दी गई हो, तो यह सहमति शारीरिक संबंध बनाने से पहले की हो, बाद की नहीं होनी चाहिए। पॉइंट को ध्यान रखना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो जब सहमति दी है उसके बाद संबंध बना हो, ये नहीं कि संबंध बन गया और बाद में सहमति दी होगी, हाँ ठीक हुआ, ठीक है। बात नंबर 2, तो तब भी वो क्या है, सहमति सही मानी। तो सहमति सही कब मानी जाएगी? दबाव में नहीं हो, डर में नहीं हो, धोखे से नहीं हो, तो सहमति सही है। सहमति समय सीमा की बात करती है। अगर शारीरिक संबंध बनाने से पहले सहमति ली है तो क्या है, वो सही मानी जाएगी, ठीक है। और महिला ने सहमति दे दी है तो वो सही मानी जाएगी भी सहमति। विवाह के झूठे आश्वासन पर दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होती, बात को ध्यान रखना। अब कई बार क्या है, शादी का झांसा देकर महिला के साथ क्या कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है। बहुत से केस आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये सहमति, अगर सहमति दी है तो सहमति तो दी होगी, शादी का झांसा दे दिया तो ये सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है। अगर कोई पुरुष किसी महिला को यह झूठा भरोसा देता है कि वह उससे शादी करेगा और इस झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी से मुकर जाता है, तो कानून की नजर में इसे असली या स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। भाई बात को ध्यान रखना। मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, ये वादा कर दिया, आश्वासन दे दिया झूठा भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर शारीरिक संबंध बना लिया। महिला ने अपनी सहमति दे दी कि ठीक है आप मेरे साथ संबंध बना सकते हैं, संबंध बना लिया। फिर क्या है, पुरुष फिर गया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बाद में शादी से मुकर गया, तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं है। ये क्या किया है, ये बलात्कार किया है इसने महिला का, ठीक है। इसे धोखे, भ्रम या गलती में ली जाने वाली सहमति माना जाता है और ऐसे धोखे में ली गई सहमति आरोपी को कानून में कोई बचाव सुरक्षा नहीं देती। भाई इस बात को आप ध्यान रखना, बलात्कार का दोषी माना जाएगा। अनुराग सोनी बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला क्या मामला था? अनुराग सोनी, इस केस में आरोपी ने पीड़िता को शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, ठीक है भाई। पीड़िता ने यह सोचकर सहमति दी थी कि वह उससे शादी करेगा, बाद में आरोपी फिर गया, भाई मुकर गया कि मैं शादी नहीं करूंगा जी। तो महिला ने सहमति क्यों दी थी? महिला ने सहमति दी थी कि ये शादी करेगा और शादी से वो मुकर गया, तो ये क्या है, धोखा दिया उसने भ्रम में,
तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी भाई। अब न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि यदि शादी के झूठे वादे या झांसे में रखकर सहमति ली गई है तो वह कानूनन वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। केस का नाम ध्यान रखना, अनुराग सोनी बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला था भाई। यह भ्रम में रखकर की गई हरकत है, इसलिए आरोपी को इससे कोई राहत या कानूनी बचाव नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो सहमति के बारे में हमने चर्चा की, धारा 63 के बारे में चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो आपके सामने रखे गए। सहमति तभी वैध यानी कि सही मानी जाएगी जब वह स्वतंत्र रूप से और शारीरिक संबंध से ठीक पहले दी गई हो। शादी के झूठे आश्वासन या धोखे में ली गई सहमति कभी भी वैध सहमति नहीं है भाई। इस बात को आप ध्यान रखना कि शादी से पहले किसी के साथ ऐसा संबंध बना दो और बाद में कहो कि इसने तो सहमति दी थी, इसकी सहमति में हुआ है काम। ठीक है, तो केस ध्यान रखना, अनुराग सोनी सहमति क्यों दी थी? क्योंकि आपने बोला था कि मैं शादी करूंगा, और शादी आपने की नहीं तो सहमति कैसे हो गई? वो सहमति वैध, शादी नहीं की तो सहमति वैध क्या है? सही नहीं है, स्वतंत्र नहीं है वो। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था, और एक ये घृणित अपराध है समाज में, रेप का मामला। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।